वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 9 ऑफ मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। डे शीट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि सेमेस्टर सेकंड वाला ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 ऑफ द एलएलबी में भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, जो कि सेकंड सेमेस्टर एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के बारे में, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको समझेंगे एंड याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो इस सेशन को देख सकता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड जिसको भी पढ़ना है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कॉर्पोरेट की पर्सनैलिटी, मतलब कंपनी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, क्या है, जो कंपनी हमने बनाई, ठीक है, जो कंपनी है, हमने बताया था ना कि एक कंपनी होती है, इस कंपनी को चलाने वाले ना कुछ लोग होते हैं। ये लोग जो होते हैं इस कंपनी से अलग होते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं इस कंपनी से अलग होते हैं। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है। क्या होता है? सेपरेशन होता है। इसी सेपरेशन को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इसी सेपरेशन को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का नेचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे फर्स्ट फीचर जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। और जो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो इसको चला रहे होते हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया हुआ है, उतनी उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी का जो सक्सेशन होता है, कंपनी अमर है। क्या है कंपनी? जब तक उसको आप प्रॉपर प्रोसीजर, जो लॉ का प्रोसीजर है, उसके थ्रू वाइंड अप नहीं करते हो कंपनी को, तब तक कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती ही रहेगी। सपोज कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, 2 शेयर होल्डर हैं, दोनों शेयर होल्डर एक किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो कंपनी बंद हो जाएगी क्या? कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी क्या कर सकती है? एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है अपने नाम पे, कंपनी खुद के नाम पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, ठीक है, माजगांव डॉकशिप लिमिटेड, ये सारी कंपनी से अपने खुद के नाम पे क्या कर सकती है? एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, खुद का एक हम जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी तरीके से एक कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब एक लीगल आइडेंटिटी होती है। जिस तरीके से एक नॉर्मल इंडिविजुअल बच्चा पैदा होता है, उसी तरीके से एक कंपनी या फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पैदा होती है, वो जो कि लीगल आइडेंटिटी है उनकी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, या फिर नेचुरल पर्सन नहीं है, वो लीगल पर्सन है, ठीक है। और उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मैनेज कौन कर रहा होता है? जो उनके शेयर होल्डर या फिर डायरेक्टर होते हैं, वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और बहुत ही पुरानी जजमेंट है। 1897 की जजमेंट में बताया गया था कि जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी अलग है, कंपनी के मालिक अलग है, इसके बारे में इसमें बताया गया था। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओनरशिप? सब्जेक्ट मैटर ऑफ, अगर सपोज आप किसी के ओनर हो, किसी भी चीज़ के ओनर हो, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है, तो उस ओनरशिप का क्या सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? आप किसके ओनर हो गए, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो गया, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनर बोला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, या फिर वो क्या चीज़ हो सकती है जिसके आप ओनर हो, ठीक है। तो ओनरशिप मतलब एक लीगल राइट होता है, जहाँ पे आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो किसी तरीके से भी। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप यही होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ आपका जो भी आपने ओन किया, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, वेदर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप देख लेते हैं। दो टाइप्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइक कार, फर्नीचर, ज्वेलरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड, बिल्डिंग एंड हाउस, जिसको मूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, और उसके अगला है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। ये दोनों ना सिमिलर है, ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड बुक्स, ये आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, लाइक जैसे टाटा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट में गुडविल है, ये पेटेंट है, या कॉपीराइट है, या ट्रेडमार्क है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। द थिंग्स कैन बी, जिसको टच किया जा सकता है, सच एज हाउस और कार, ठीक है, ये आपकी क्या होगी? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप टच नहीं कर सकते, सीन भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है
सॉरी इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी पर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट वहाँ पे ओनर होती है और उसको यूज़ कोई भी पर्सन कर सकता है, रोड, ब्रिज एंड पार्क्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ओन बाय द इंडिविजुअल, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वही इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। हाउ डज अ टॉर्टियस लाइबिलिटी डिफर फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब टॉर्टियस लाइबिलिटी जो होती है, टॉर्ट वाली जो लाइबिलिटी होती है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से किस तरीके से डिफरेंस है। टॉर्टियस लाइबिलिटी में जो रॉन्गफुल होता है एक सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, राइट अगेंस्ट द इंडिविजुअल होता है, बट क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होती है वो रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग होता है। ये जो ऑफेंस होता है या फिर ये जो लाइबिलिटी होती है क्रिमिनल नेचर का नहीं होता है। टॉर्टियस लाइबिलिटी ये बिल्कुल सिविल नेचर का होता है, यहाँ पे ज़्यादा हार्म नहीं होता है। बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में जो नेचर होता है वो क्रिमिनल होता है, जो कि स्टेट के अगेंस्ट गलत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे विक्टिम जो है जिसके साथ गलत हो उसको कंपनसेट करना पर्पस होता है टॉर्टियस लाइबिलिटी में। बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में जिसने गलत किया, जो ऑफेंडर, उसको पनिश करना है और मेंटेन करके रखना है सोशल ऑर्डर को। एग्जाम्पल में दिया हुआ है किसी एक पर्सनल स्लिप फॉल्स इन अ शॉप ड्यू टू द नेग्लिजेंस, किसी की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का पैर स्लिप हुआ और वो पर्सन गिर गया तो उसको टॉर्टियस लाइबिलिटी कही जाएंगे। बट किसने थेफ्ट किया या मर्डर किया, दिस काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी आर कॉल्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी कहेंगे। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है प्लेंटिफ के पास होता है, प्लेंटिफ प्रूफ करेगा कि उसके पास उसके साथ गलत हुआ है, नेग्लिजेंस हुई है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, जिसने केस फाइल किया वहाँ। बट क्रिमिनल लाइबिलिटी में जो प्रोसिक्यूशन को गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड द मतलब यहाँ पे रीजनेबल डाउट की बात नहीं गई, यहाँ पे हम ऐसा नहीं देखेंगे कि अगर ऐसा हुआ होगा तो इस तरीके से ये हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पे रीजनेबल डाउट या फिर कुछ प्रिजम्पशन को लेके नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश करना है लीगल एंड इक्विटल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप मतलब ऐसी ओनरशिप जहाँ पे वो ओनरशिप वहाँ पे आपको लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइजेशन दी गई है, ऐसा ओनरशिप जहाँ पे आपको लॉ के थ्रू। सपोज आप ना आप एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो उस प्रॉपर्टी के आपके पास कागजात होने चाहिए, पेपर्स होने चाहिए, तो पेपर्स हैं, ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर है, मतलब उस प्रॉपर्टी में के पेपर्स में आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हुए। क्या हुए? लीगल ओनर हुए। ठीक है, आप उसको कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो उस लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। लीगल ओनर के पास पूरा कंट्रोल होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको बेच सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, प्लेज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इक्विटल ओनरशिप क्या होता है? इक्विटल ओनरशिप फेयर एंड जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओनरशिप विच डिपेंड ऑन द फेयर एंड जस्टिस। ठीक है, मतलब एक पर्सन है जो कि उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, बट ठीक है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, बट उसको यूज़ कर रहा है। सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को ट्रस्ट के नाम पे दे दी कि आप इस प्रॉपर्टी को जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए यूज़ करोगे, तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का क्या कहते हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट प्रॉपर्टी बट डज नॉट हैव अ टाइटल, बट उन ब्लाइंड बच्चों के पास क्या उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप है क्या? नहीं। ठीक है, ऐसी ओनरशिप को बोलते हैं इक्विटेबल ओनरशिप, जहाँ पे जब बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है किसी और का होता है, बट नॉलेज उनके ऊपर उनका फिजिकल कंट्रोल या फिर पूरा लीगल कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बैंक है जो कि हमें लोन देता है, क्या करता है? लोन देता है। ठीक है, वो लीगल ओनरशिप होल्ड करता है। क्या ओनरशिप होल्ड करता है? लीगल ओनरशिप होल्ड करता है। ठीक है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे कर दी, मैंने कहा बैंक मैं अपना घर आपके नाम पे करता हूँ, बदले में मेरे को लोन दे दीजिए। बट अब बैंक के नाम पे प्रॉपर्टी हो गई, बैंक उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर हो गया, बट मैं उस घर में अभी भी रह रहा हूँ ना, तो मैं एक इक्विटेबल ओनर हो गया, बैंक क्या हो गया? लीगल ओनर हो गया। एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। डायरेक्ट लेजिस्लेशन, इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट लेजिस्लेशन मतलब ऐसे लेजिस्लेशन जो सुप्रीम बॉडी बनाती है, लाइक पार्लियामेंट लॉ बना रही है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी स्टेट के लिए लॉ बना रही है, इस बॉडी को बोलते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन। बट कुछ बॉडी है जिनका काम लॉ बनाना नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम है। सपोज ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, ऑर्डर अगर किसी लोकल अथॉरिटीज़ ने पास किया, सच म्यूनसिपल लॉज किसी ने बनाए, ठीक है, तो ये कौन बना रहा है? ये बॉडी है जिनका काम एग्जीक्यूटिव का काम है, इनका काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ बनाना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का काम है। तो पार्लियामेंट और लॉ लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसे कहते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेजिस्लेशन। दे आर फॉर्मली इनेक्टेड आफ्टर द डिस्कशन, वोटिंग एंड अप्रूवल। ठीक है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ये सारा क्या? डायरेक्ट लेजिस्लेशन। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन मतलब जो सबॉर्डिनेट या फिर डेलीगेटेड अथॉरिटी जिसको हमने पावर दे रखी है कि आप कानून तो नहीं बना सकते, बट उस कानून से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, बायलॉज हैं, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लाना है, कुछ अमेंडमेंट लानी है, तो वो आप ला सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है लेजिस्लेशन क्या होता है, व्हाट इज लेजिस्लेशन, और सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में डिफरेंस बताना। ऑलरेडी देख सकते हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट लेजिस्लेशन का जो काम करती है, लाइक पार्लियामेंट है, लाइक लेजिस्लेचर है, ये हो गया सुप्रीम लेजिस्लेशन। बट जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ है जो रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है, ठीक है, कोई ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी है, ठीक है, जो क्लैरिफिकेशन लेके आती है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लॉ को बनाया जाता है, कानून को बनाया जाता है, पार्लियामेंट में बनाया जाता है, या फिर स्टेट के लिए कोई लॉ बन रहा है तो स्टेट लेजिस्लेशन में वो लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। और लेजिस्लेशन एक असेंशियल भी होता है किसी चीज़ की लॉ ऑर्डर एंड गवर्निंग सोसाइटीज़ के लिए। टाइप ऑफ लेजिस्लेशन में दो टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो कि सुप्रीम पावर होल्ड करती है, लाइक पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी स्टेट के लिए कोई लॉ बनाती है, इसे कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। बट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो कि लॉ बनाती है, क्लैरिफिकेशन रूल्स वगैरह लाती है, प्रॉपर कानून नहीं बनाती है, बट उसके कानून में क्लैरिफिकेशन रूल्स नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ लाती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अथॉरिटी कौन होती है यहाँ पे, सोवर्न अथॉरिटी होती है, सोवर्न अथॉरिटी सच एज पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन। बट यहाँ पर जो होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज़ की होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नोटिफिकेशन लेके आती रहती है, आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट निकाल के लेके आती रहती है, ठीक है, सीसीआई कुछ लिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर लेके आती रहती है। इस तरीके से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस क्या करती रहती है, अपना जो कुछ लेजिस्लेटिव पार्ट परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। सुप्रीम कैन नॉट बी चैलेंज इन द लाइक ऑफ अथॉरिटी। सुप्रीम लेजिस्लेशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसने अगर कोई लॉ बनाया तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल। जैसे आईपीसी बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, कंपनीज एक्ट 2013 बना, बट उनके जो रूल्स हैं, उनके जो नोटिफिकेशन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, ठीक है, वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो बनाती रहती है। नेक्स्ट है राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम बोलता है कि आपको राइट दिया गया अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड एट राज, ठीक है। तो राइट इन रेम बोलता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की, मतलब होल वर्ल्ड के ऊपर ये ड्यूटी बन जाती है कि वो प्रॉपर्टी अब आपकी ही है, होल वर्ल्ड की ये ड्यूटी बन जाती है कि आपसे वो प्रॉपर्टी छीने ना, और आपका जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर आपका ही राइट रहेगा, किसी और बंदे का राइट नहीं रहेगा। इसे कहते हैं राइट इन रेम, ठीक है, मतलब राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो राइट इन रेम क्या बोलता है, अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, रिस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ इंटरेस्ट। सपोज ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप किसी कोई घर ओन करते हो तो वो आपका ही है, उसके ऊपर आपका ही अधिकार है, वो सारे वर्ल्ड की ड्यूटी बन जाती है कि वो घर आपसे कोई नहीं ले सकता है। राइट टू रेपुटेशन, नो वन कैन डिफेम यू, ठीक है। राइट अगेंस्ट द थेफ्ट, आपसे कोई प्रॉपर्टी आपको स्टील नहीं कर सकती, चोरी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन पर्सनम। राइट इन पर्सनम बोलता है राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अगर कई बार आपको किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट मिलता है, सपोज आपने किसी को 10,000 रुपये का उधार दिया, तो उस पर्सन के अगेंस्ट आपके पास राइट बन जाता है, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपके पास राइट बन जाता है कि आप उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल से कभी भी जाके पैसा मांग सकते हो, या फिर जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड होगा उस टाइम पीरियड में पैसा मांग सकते हो। ऐसे राइट को बोलता है राइट इन पर्सनम। पर्सन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट कई बार राइट आता है, उस राइट को बोलता है राइट। कोई और पर्सन जाके उससे 10,000 रुपये नहीं मांग सकता, बट आपके पास उस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट है, ठीक है। तो राइट इन पर्सन में एक राइट है जो कि इन्फोर्सेबल होता है अगेंस्ट ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। ये राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी अग्रीमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप के थ्रू अराइज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट इन रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट इन पर्सन मतलब अगेंस्ट द स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी। ये ओनरशिप ऑफ द लैंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 पर्सन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे लीगल एक्शन जो होता है कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट एनी वन, जो कि किसी सपोज मेरी जबरदस्ती किसी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास करने की कोशिश की, तो मैं बिल्कुल केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। बट राइट इन पर्सन में लीगल एक्शन कब अराइज होता है, कैन बी एनफोर्स ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन पर्सन के अगेंस्ट ही हम लीगल ऑब्लिगेशन या फिर लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप सपोज आपके पास किसी प्रॉपर्टी, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप आ जाता है, मालिकाना हक बन जाता है, आ जाता है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या लीगल इफेक्ट हो सकता है। आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन आ जाएगा बिल्कुल एक्सक्लूसिव पोजीशन। सपोज मैं आज मार्केट गया, 20,000 का मैंने मोबाइल फ़ोन परचेस किया। मोबाइल फ़ोन परचेस करने के बाद उस मोबाइल फ़ोन का मेरे पास ओनरशिप आ गया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे को मोबाइल फ़ोन दिया, मोबाइल फ़ोन मेरे पास आ गया, मेरे पास उसका प्रॉपर पोजीशन आ गया, एग्जिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो आपके पास उसका पोजीशन आ सकता है।
ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो। इस तरीके से आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आप राइट टू इनकम और रेंट, अगर आप उससे कोई रेंट या फिर इनकम अर्न करना चाहते हो किसी को बेच के या फिर किसी को किराए पे दे के, तो वो भी कर सकते हो। तो ये कुछ राइट है। अगर आपके पास कोई ओनरशिप आ जाती है, उसके क्या लीगल इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिमोलिश, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। आपके पास उसका परमानेंट ओनरशिप हो जाता है अनटिल आप उसको ट्रांसफ़र या फिर लूज़ करते हो, तो आपके पास ओनरशिप चला जाएगा। ऑब्वियस बात है। रिकवर कर सकते हो, सपोज़ आपने किसी को रिपेयर के लिए अपना अपना कोई प्रोडक्ट्स दिया, आप रिपेयर के बाद उसको आप लीगल राइट है, आप उसको पोजीशन उसका रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, लीगल इंसिडेंट्स है ओनरशिप के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल पर्सनैलिटी। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा हमने, लीगल पर्सनैलिटी मतलब सब एक एंटिटी जो कि लीगली बॉर्न हुई है। एक इंडिविजुअल जो बॉर्न होता है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बॉर्न होता है, बट एक कंपनी जब बॉर्न होती है, कॉर्पोरेट जब बॉर्न होता है, तो वो लीगल पर्सन के थ्रू या फिर लीगल प्रोसेस के थ्रू बॉर्न होता है। तो उस पर्सनैलिटी को लीगल पर्सनैलिटी बोला जाता है। लीगल पर्सनैलिटी मतलब रिकग्निशन ऑफ एंटिटी एज अ लीगल पर्सन। इट कैन बी, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन, दो टाइप ऑफ पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन मतलब आप जैसे मैं और आप, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिसको लॉ के थ्रू बनाया गया, कॉर्पोरेशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इन टाइप थ्योरीज देख लेते हैं कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी की क्या क्या थ्योरीज होती हैं। फिक्शन थ्योरी होती है। फिक्शन थ्योरी मतलब ये, ठीक है। फिक्शन थ्योरी ये बोलता है कि अ कंपनी लाइक अ टाटा इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। फिक्शन थ्योरी मतलब जो कि दिखाई नहीं देती है, बट रियल पर्सन जैसे मैं हूँ, आप हो, आप हमारी तरह जो कॉर्पोरेट्स होती है वो दिखाई नहीं देती है, बट इनको एक फिक्शन थ्योरी की तरह या फिर लीगल फिक्शन की तरह इनकी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है जो चलाए, इनका नाम होता है रतन टाटा जो साहब थे हमारे, उनका एक एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, बट उनकी जो कंपनीज़ है टाटा की, उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है। रियलिस्ट थ्योरी ये बोलता है कि इनका कॉर्पोरेशन का रियल एग्जिस्टेंस होता है लाइक अ इंडिविजुअल के थ्रू। इनका जैसे इंडिविजुअल का एड्रेस होता है, इनका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, इस तरीके से इनका रियल एग्जिस्टेंस भी होता है। कंसेशन थ्योरी ये बोलता है कि इनका एक लीगल पर्सनैलिटीज़ होती है कंपनी की, ठीक है। मतलब आप इसको इनको आपने अगर किसी कंपनी को बनाना है तो आपको लीगल पर्सनैलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। पर्पस थ्योरी ये बोलता है जो सोसाइटी की फुल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, ऐसे थ्योरीज को हम पर्पस थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये बोलता है, सपोज आज अगर किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन जो जज है वो चेंज कर देता है, हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करते आ रहे थे, उस लॉ से ये लग रहा था कि 3 साल तक की जेल है, ठीक है, बट आज हमने उस लॉ को इंटरप्रेट किया तो हमें लगा कि 3 साल की जेल नहीं, 4 साल की जेल है। तो उस लॉ का जो इंटरप्रिटेशन अगर आपने चेंज किया तो वो फ्यूचर केसेस से रेफरेंस में लिया जाएगा। पुराने केसेस को आप उससे इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जो पुराने केसेस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं या फिर चल रहे हैं, ठीक है, या फिर ख़त्म हो चुके हैं, उन केसेस पे आप जो नया इंटरप्रिटेशन आपने लिया या फिर चेंज किया इंटरप्रिटेशन उस पर अप्लाई नहीं कर। इसे प्रिंसिपल को या फिर ऐसे डॉक्ट्राइन को प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कहा जाता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग मीन्स व्हेन अ कोर्ट चेंजेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इट अप्लाई ओनली टू द फ्यूचर केसेस नॉट टू द पास्ट केसेस। इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योर करता है लीगल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, जो लॉ चल रहा है वो चलते रहे, प्रिवेंट करता है किसी के साथ अनफेयर ना हो, और एनकरेज करता है जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल चेंजेस को। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होता है जो कि फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है वुड अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली इंश्योरिंग द पास्ट अमेंडमेंट वर नॉट अफेक्टेड। आई एम सॉरी। हाँ, इमीडिएट और इमीडिएट पोजीशन में बताना है, ठीक है। पहले तो पोजीशन देख लेते हैं क्या होता है। पोजीशन मतलब मैंने पहले भी बताया, पोजीशन मतलब एक फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल कंट्रोल है आपका। सपोज मेरे पास, मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को मोबाइल फ़ोन दिया, उस मोबाइल का मेरे पास ओनरशिप है, कंप्लीट ओनरशिप है, ठीक है, और मेरे पास उसका एग्जिस्टेंस भी है, पोजेशन भी है, फिजिकल कंट्रोल फिजिकली कंट्रोल मेरे पास है। तो फिजिकली कंट्रोल एंड ओनरशिप को ही क्या बोलते हैं हम, पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ पोजीशन हो सकते हैं, मीडिएट पोजीशन या इमीडिएट पोजीशन, ठीक है। इमीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन। इमीडिएट पोजीशन मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास अभी मेरे हाथ में एक फ़ोन है, ठीक है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं इमीडिएट पोजीशन। जब पर्सन के पास पर्सनली हैज़ अ डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होता है उस किसी ऑब्जेक्ट का, उसे कहते हैं इमीडिएट पोजीशन, मतलब तुरंत अभी, ठीक है, उस पोजीशन को बोलते हैं इमीडिएट पोजीशन, मतलब जिसको डायरेक्ट पोजीशन भी बोलते हैं। मीडिएट पोजीशन जिसको इनडायरेक्ट पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ,
मीडिएट पोजीशन मतलब इनडायरेक्ट पोजीशन, ऐसा पोजीशन जहाँ पे आपके पास अभी डायरेक्ट पोजीशन नहीं है। सपोज आपके पास जो सेल फोन आपने किसी को रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, बट रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ, रिपेयरिंग के बाद तो आपका ही फ़ोन है ना, तो इस टाइम पे पोजीशन जो है, फिजिकल कंट्रोल किसके पास है, उस रिपेयर वाले भैया के पास है, बट उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन को मीडिएट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, द पोजीशन थ्रू द अनदर पर्सन इट इज कॉल्ड मीडिएट पोजीशन। व्हाट इज द राइट इन द वाइडर सेंस, राइट क्या होता है, ठीक है, हक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, वाइडर सेंस में बताना है, और कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड पावर के कंसेप्ट को भी बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल पूछा जाता है। राइट मतलब अगर वाइडर सेंस में देखा जाए तो राइट मतलब सिर्फ एक किसी चीज़ के ऊपर एंटाइटल होना। मेरे पास मेरा सेलफोन है, तो उस सेलफोन के ऊपर मेरा राइट है, उसको मैं सेल करूँ, डिस्पोज ऑफ करूँ, ट्रांसफ़र करूँ, मॉर्गेज करूँ या फिर प्लेज करूँ, कुछ जो मेरा मन में आएगा मैं करूँगा। ठीक है, बट राइट का मतलब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता है। राइट मतलब एनी एंटाइटलमेंट या फिर प्रिविलेज ही नहीं होती सिर्फ कि पर्सन एंजॉय करेगा, बट इट्स ऑल्सो इंक्लूड मोरल राइट, सोशल राइट एंड ह्यूमन राइट भी इंक्लूड होता है उस प्रोडक्ट में। ठीक है, सपोज राइट टू एजुकेशन लीगल राइट भी है और एक मोरल राइट भी है। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी से समझ आता है, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, मतलब आपको किसी काम को करना है, वो काम आप अननेसेसरी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। दो टाइप्स ऑफ लिबर्टी होती है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब, ठीक है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सपोज गवर्नमेंट किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। ऐसे मतलब बोलते कि बिल्कुल कर सकते हो, मना नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टॉप द पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। ऐसे लिबर्टी को बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब ऐसी लिबर्टी जहाँ पे आपके पास एबिलिटी है किसी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लिबर्टी को बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम को, इंकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड प्रोग्रेस को, इंश्योर करता है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी क्षमता जिसमें आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हो, कंट्रोल करते हो। पावर इज ऑलवेज कम्स विद अथॉरिटी, पावर इज ऑलवेज कम्स विद अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी होगी उस काम को करने की, ठीक है, तभी आपके पास पावर होगी। पावर दो टाइप के होते हैं, लीगल पावर, लीगल पावर मतलब आप क्या हो, जज हो, ठीक है, आप जजमेंट दे सकते हो, तो ये लीगल पावर है। पॉलिटिकल पावर मतलब आप गवर्नमेंट हो, लीडर हो जो कानून बना सकता है या फिर अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सोशल पावर मतलब आप इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हो। ठीक है, मतलब जहाँ समाज में आपकी बात सुनी जाती है, वहाँ ऐसे जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, क्यों सुनी जाती है, आपके पास एबिलिटी है सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, ऐसे इसको भी क्या बोलते हैं, सोशल पावर कहते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेड एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जिसमें जो आपका ओनरशिप होता है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, वेस्टेड ओनरशिप और कंटीजेंट ओनरशिप और दोनों में डिफरेंस बताना है। वेस्टेड ओनरशिप मतलब ऐसा ओनरशिप जिसको सर्टेन ओनरशिप भी बोलते हैं, और कंटीजेंट ओनरशिप जिसको कंडीशनल ओनरशिप भी बोलते हैं। मतलब आपके पास फुल ओनरशिप है किसी, मेरे पास सपोज एक वॉच है, ठीक है, मेरे हाथ में ये बोट की वॉच है शायद, ठीक है, और ये स्मार्ट वॉच है, तो ये अभी मेरे हाथ में, इसका फुल ओनरशिप मेरे पास है। ठीक है, और फ्यूचर में भी ये मेरे पास ही रहने वाला है, मैं ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि ये इसका जो ओनरशिप है मेरे पास फ्यूचर में आएगा, नहीं, अभी मेरे पास मेरे हाथ में इसका पोजीशन है, मेरे पास इसका बिल है। ठीक है, तो मेरे पास इस प्रोडक्ट का ओनरशिप है और पोजीशन दोनों है। ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं, ऐसे ओनरशिप को बोलते हैं सर्टेन ओनरशिप या फिर वेस्टेड ओनरशिप। ठीक है, कंप्लीट लीगल कंट्रोल है आपके पास उस प्रॉपर्टी का राइट नाउ। ठीक है, कंटीजेंट इंटरेस्ट मतलब ऐसे इंटरेस्ट जहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि अगर ऐसी कंडीशन, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट कंप्लीट हो गया, तो वो आपके पास उसका प्रोडक्ट का ओनरशिप हो जाएगा। सपोज एक ना फादर साहब है, उसने कहा कि मेरे जितनी भी ज़मीन जायदाद है मैं अपने नाम पे कर दूंगा, मैं आपके नाम में मतलब मेरे नाम पे वो कर देंगे अगर मैंने उनकी बेटी से शादी की तो। ठीक है, शादी की तो मतलब एक तरीके से कंडीशन है, अगर मैं शादी करूंगा उनकी बेटी से तो ही उनकी जितनी भी ज़मीन होगी वो मेरे नाम पे होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ओनरशिप को बोलते हैं कंडीशनल ओनरशिप। मतलब ओनरशिप डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, शादी होगी या नहीं होगी, सर्टेन नहीं है कि होगी नहीं होगी, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट या फिर ऐसे ओनरशिप को बोलते हैं कंटीजेंट इंटरेस्ट। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है फिक्स और सर्टेन होती है, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती है, यहाँ पे कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे कंडीशन होती है बिल्कुल। यहाँ पे पर्सन इनहेरिटेंस होती है इसको प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है ओनली आफ्टर द कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन या फिर कंडीशन कंप्लीट करने के बाद। डिस्कस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द लीगल राइट। लीगल राइट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या ऑलरेडी देख चुके हैं हम, ये वेस्टेड कंटीजेंट देख चुके हैं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द लाइबिलिटी के थ्योरी ऑफ द लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग डैमनम सिना इंजूरिया का बताना है क्या होता है। एलएलबी फर्स्ट सेम में हमने टॉर्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसमें हमने डैमनम सिना इंजूरिया पढ़ा था। डैमनम सिना इंजूरिया बोलता है कि आपका पास आपका ना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, डैमेज हुआ है विदाउट एनी इंजरी। आपका कोई इंजरी नहीं हुई है बट आपका डैमेज हुआ है, खरोच नहीं आई है कोई भी, ठीक है, आपका नुकसान नहीं हुआ है बट आपका डैमेज हुआ है। इंजरी लीगल राइट मतलब वॉयलेट नहीं हुआ, इंजरी मतलब होता है लीगल राइट आपका कोई भी वॉयलेट नहीं हुआ है बट नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है बट लीगल राइट आपका कोई भी वॉयलेट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे लाइबिलिटी को बोलते हैं डैमनम सिना इंजूरिया, मतलब डैमेज हुआ है विदाउट लीगल इंजरी। सपोज आपने एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, मैं भी वही डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, एक ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस लो है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, 1410 का केस है, बहुत ही पुराना केस है। इसमें क्या होता है कि एक ना स्कूल होता है, उस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसी स्कूल के सामने एक और नया स्कूल खुल जाता है, तो पुराने वाले स्कूल के बच्चे जितने भी होते हैं नए वाले स्कूल में चले जाते हैं, तो पुराने वाले स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं या फिर प्रिंसिपल होते हैं उनको उनका नुकसान हो जाता है, तो वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं। वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड, इसने मेरे स्कूल के सामने एक और स्कूल खोल लिया जिसकी वजह से सारे बच्चे उसके स्कूल में चले गए और मेरे को नुकसान हो गया। तो माय लॉर्ड बोलते हैं कि आपका डैमेज हुआ है। उसने कहा हाँ बिल्कुल डैमेज हुआ है, बट आपका लीगल इंजरी हुआ है क्या? लीगल इंजरी मतलब राइट टू बिजनेस जो है, ठीक है, वो तो सबका राइट है, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। तो माय लॉर्ड बोलते हैं कि आपको कोई लीगल राइट वॉयलेट हुआ है क्या, लीगल इंजरी हुई है क्या, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि नहीं लीगल इंजरी तो नहीं हुई है, मैं दोबारा बिजनेस खोल सकता हूँ, कहीं भी खोल सकता हूँ। आपका डैमेज हुआ है बट लीगल राइट तो वॉयलेट नहीं हुआ, तो ऐसी लाइबिलिटी को टॉर्ट नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? टॉर्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपका डैमेज हुआ बट विदाउट द लीगल इंजरी, इसको बोलते हैं डैमनम सिना इंजरी, जहाँ पे इसको टॉर्ट नहीं बोलते। अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन सफर अ लॉस बट देयर इज अ नो वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, ठीक है। फीचर क्या? एक्चुअल डैमेज कॉज बट नो लीगल राइट वायलेटेड, लेकिन यहाँ पे कोई लीगल रेमेडी भी नहीं होती क्योंकि ये तो टॉर्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द काइंड ऑफ द पर्सन। काइंड ऑफ द पर्सन, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग, मेरे जैसे आप, मैं और मैं आप, ठीक है। लीगल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जो कि नेचुरली बॉर्न नहीं होते, ठीक है। लॉ का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए बॉर्न करते। सपोज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे, एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना नाम चूज़ करेंगे, कंपनी किस नाम से बनानी है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो भी उनको चाहिए, शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर की डिटेल्स, आपका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, आर्टिकल क्या होने वाला है, ठीक है, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए सारी चीज़ें देने के बाद एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। बदले में हमें क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो नेचुरल पर्सन मतलब लिविंग ह्यूमन बींग, ठीक है, जिसका बर्थ और जो डेथ है वो प्रॉपर होता है अच्छे तरीके से। लीगल पर्सन होते हैं मतलब नॉन लिविंग एंटिटीज लाइक कंपनीज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द लोकल कस्टम एंड जनरल कस्टम में क्या डिफरेंस है? लोकल कस्टम और जनरल कस्टम में डिफरेंस क्या है? एक ना टेबल बना होगा इसमें, हाँ देख लेते हैं। लोकल कस्टम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर बहुत ही नैरोअर एरिया में वो जो कस्टम को फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, उस कस्टम को फॉलो करते हैं। जनरल कस्टम मतलब एंटायर कंट्री पे वो कस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल, किसी ट्राइबल का जो मैरिज कस्टम है वो अलग हो सकता है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली का सिस्टम जो है पूरे इंडिया में सेम है, ठीक है। रिकग्नाइज वो जो कस्टम है वो उसी पर्टिकुलर एरिया में लोग जानते हैं, बट जो जनरल कस्टम है हर जगह लोग जानते हैं। शाम को झाड़ू नहीं मारना है, तो ये भी एक तरीके से जनरल कस्टम है। असेंशियल इंग्रेडिएंट क्या लीगल राइट के देख चुके हैं, वेस्टेड इंटेंट कंडीशन से देख चुके हैं, डैमनम सिना इंजूरिया भी देख चुके हैं, काइंड ऑफ पर्सन देख चुके हैं, लोकल कस्टम जनरल कस्टम देख चुके हैं, वाई कस्टम इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। इसने बोला कि कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ क्यों कंसिडर करना चाहिए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि कस्टम को क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेजर चंक ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ या फिर हिंदू लॉ जो है कस्टम से ही आता है, ठीक है। तो वाई द कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ? कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ इसीलिए क्योंकि मॉडर्न जो लॉ ओरिजिनेट हो रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? पुराने कस्टम से तो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, रिप्रेजेंट करता है पर्सन पब्लिक के विल के, पब्लिक फॉलो कर रही है पुराने कस्टम्स को, प्रैक्टिस में है वो चीज़ें। शाम को झाड़ू नहीं मारना है, रात में झाड़ू नहीं मारना है, ठीक है, झाड़ू लगा के बाहर नहीं करना है, इस तरीके से कस्टम है। झाड़ू खड़ा नहीं रखना है, नाखून नहीं काटने पर्टिकुलर डेज़ में, ठीक है। बहुत टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही है, तो इसलिए कस्टम जरूरी है सोर्स ऑफ लॉ में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट क्या होते हैं देख चुके हैं, मीडिएट इमीडिएट देख चुके हैं, ठीक है। ये ना पेनल्टी का वो है, पेनल्टीज की थ्योरीज है, अलग अलग टाइप्स ऑफ पेनल्टीज दी जाती है। नेग्लिजेंस देख लेते हैं, नेग्लिजेंस भी ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट टाइम। नेग्लिजेंस मतलब होता है आपकी कोई ड्यूटी थी परफॉर्म करने की, आपको रीजनेबल केयर लेना चाहिए, तो उस ड्यूटी का आपने उस रीजनेबल केयर को नहीं ले पाए, आपने फेल किया, तो उसी को बोलते हैं नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस मतलब इसी किसी पर्सन के अगेंस्ट गलत हुआ है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस मतलब सीरियस हार्म हुआ या फिर डेथ हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब दोनों पार्टी की गलती थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ऐसे नेग्लिजेंस बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड थ्योरीज ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये भी पनिशमेंट की थ्योरी है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? फर्स्ट सेम के क्वेश्चन हैं सारे। राइट ही देख चुके हैं बिल्कुल। लीगल पर्सन एंड लायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन देख चुके हैं। डोमिनेंट एंड सर्विएंट थ्योरी क्या होता है? हमने ना एक ना अभी देखा था वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट, उससे पहले एक और देखा था डोमिनेंट राइट और सर्विएंट राइट क्या होता है। डोमिनेंट मतलब होता है कि सपोज मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक है, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी और मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मॉर्गेज कर सकता हूँ, मेरा एक फ्लैट है, तो मेरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर डोमिनेंट राइट है। क्या है? डोमिनेंट राइट है। बट मेरे को कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी एज अ यूज़ करने के लिए दे रहा है, ठीक है, ड्यू टू इम्पोज ऑन ऑफ प्रॉपर्टी बट मस्ट अलाउ ईजमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी को एक तरीके से यूज़ करने के लिए आप दे रहे हो, तो वो यूज़ करने का जो राइट होता है ना, उसे कहते हैं सर्विएंट राइट। सपोज एक ना घर है, ठीक है, मेरे को उस घर से हो के जाना पड़ता है अगर मेरे को रोड पे जाना है, तो मतलब मैं उस एक तरीके से उसका घर का जो एरिया है उसको यूज़ कर रहा हूँ रोड पे जाने के लिए, ठीक है। मेरा घर से मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ रोड पे अगर मेरे को जाना है तो, या फिर मेरे को मेट्रो लेनी है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, मेरे को उस घर से होके ही जाना पड़ेगा, तो वो जो राइट होता है उसे कहते हैं सर्विएंट राइट। इमेजिन दो हाउस हैं, हाउस ए एंड हाउस बी, ठीक है, हाउस ए का डायरेक्ट कनेक्शन है रोड से, और हाउस ए का जो ओनर है हैज़ अ राइट टू पास थ्रू द बीस लैंड, ठीक है, टू रीच द सीट, ठीक है। ए को क्या करना है, अगर रोड पे जाना है तो बी के लैंड से होके जाना होगा, तो ए का जो राइट है, नहीं, बी को जो जाना होगा वो अगर रोड पे जाना है तो उसको ए के घर से होके जाना पड़ेगा, तो ए का जो राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे डोमिनेंट राइट है, बी का जो राइट है ए की प्रॉपर्टी पे उसे कहते हैं सर्विएंट राइट। एडवर्स पोजीशन क्या होता है? इनवैलिड पोजीशन क्या होता है? आपने जोर ज़बरदस्ती गलत तरीके से इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी हड़प रखी है, ठीक है, आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, इसको पोजीशन, ऐसी पोजीशन को बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। इफ़ अ पर्सन स्टे समवन्स एल्स लैंड फॉर अ टाइम विदाउट द परमिशन, फॉर अ टाइम विदाउट द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक विदाउट परमिशन, दे में यहाँ पे मे का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि बन ही जाएगा, कंफर्म नहीं है, बन भी सकता है, मे लीगल बिकम ओनर, ठीक है। और कंडीशन क्या है? एडवर्स पोजीशन। अगर आपको कोर्ट में एडवर्स पोजीशन प्रूफ करना है कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एडवर्स पोजीशन लिया हुआ है, तो आप किस तरीके से प्रूफ करोगे? ठीक है, कंटिन्यूस पोजीशन में थे विदाउट किसी इंटरप्शन के थ्रू, ये 2 साल रहे, 3 साल रहे, फिर रुक गए। एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करने का कंडीशन देख रहे थे। कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पर्सन कंटिन्यूस पीरियड से मेरे घर पे रह रहा है और हॉस्टाइल पोजीशन से रह रहा है। हॉस्टाइल पोजीशन मतलब मैं मालिक हूँ, मैंने इसको परमिशन नहीं दी थी रहने के लिए, डज नॉट हैव अ परमिशन, ठीक है। और ओपन एंड विजुअल है कि सब कुछ दिख रहा है, पोजीशन शुड बी ऑब्वियस है, कोई हिडन पोजीशन नहीं है। और टाइम पीरियड 12 साल, लैंड के केस में, प्राइवेट लैंड के केस में 12 साल तक रह रहा है, या फिर गवर्नमेंट का कोई लैंड है तो वहाँ पे 30 साल तक कंटिन्यूस पीरियड के टाइम पे रह रहा है, तो ऐसे पोजीशन को बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। कन्वेंशनल लॉ क्या होता है? कन्वेंशनल लॉज आर द दोज लॉज विच डिराइव्स या विच कम्स फ्रॉम द किसी अग्रीमेंट के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर किसी ट्रीटीज़ के थ्रू कोई लॉ आता है, ठीक है, उसे कहते हैं कन्वेंशनल लॉ। सपोज 2 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया, उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉज या फिर कुछ नियम कानून लिख दिए किस तरीके से बिजनेस करने वाले हैं, तो उस लॉ को भी कन्वेंशनल लॉ कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे लॉ विच कम्स फ्रॉम द अग्रीमेंट या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी ट्रीटीज़ या फिर बिटवीन द पीपल बिटवीन द ग्रुप और बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। बट इट इज़ नॉट मेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं बनाती है, बट इट इज़ बाइंडिंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू बाइंडिंग हुए, ठीक है। कन्वेंशनल लॉ 2 टॉपिक के होते हैं, प्राइवेट कन्वेंशनल लॉ या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशनल लॉ। प्राइवेट कन्वेंशनल लॉ मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के, तो सपोज टीनेंट किराएदार और मकान मालिक में एग्रीमेंट हुआ तो मतलब रेंटल एग्रीमेंट साइन करेंगे तभी उनको घर मिलने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब 2 देशों के बीच में या फिर किसी बॉडी के बीच में, लाइक यूनाइटेड नेशन चार्टर एक साइन हुआ था, तो ये कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी साइन हुई, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? कन्वेंशनल लॉ कहे जाएंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशनल लॉ कहा जाएगा। परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं? परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं? परफेक्ट राइट मतलब ऐसे राइट जो कि कंप्लीट राइट है, जो कि कोर्ट में इन्फोर्सिबल है, बिफोर द कोर्ट आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हो ईजिली, आराम से। सपोज किसी ने आपकी प्रॉपर्टी का इलीगली तरीके से किसी ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली, तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो, सपोज माय लॉर्ड
ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे सारे कागज़ हैं, सारे प्रूफ मेरे नाम पे, इसने इलीगली ये क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे राइट को बोलते हैं परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट मतलब ऐसा राइट जो कि एग्जिस्ट तो करता है बट बहुत ही पुराना राइट है, जो वो पर्टिकुलर टाइम में आपको उसको इन्फोर्स करवाना चाहिए था, आपने इन्फोर्स नहीं करवाया। सपोज आपने किसी को उधार लिया, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि जब केस फाइल करने का टाइम लिमिट बोलता है कि वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, आप 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर दो। आप 7 साल बाद जा रहे हो कोर्ट में कि माय लॉर्ड इसने मेरे से पैसे लिए थे उधार, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो आपको कोर्ट चाहे तो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, कोर्ट में रिफ्यूज़, ठीक है, कि हम आपको इंटरवेन नहीं करेंगे। ऐसे राइट को बोलते हैं इम्परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट मतलब राइट दैट एग्जिस्ट बट कैन नॉट फुली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब करे कोई और भरे कोई और, मतलब किसी और की गलती के लिए कोई और लायबल। सपोज मैंने किसी पर्सन को हायर किया कि आप घर घर जाके मेरा ये प्रोडक्ट बेचोगे, ठीक है, अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसकी गलती के लायबल कौन होगा? मैं लायबल होगा, मेरा प्रोडक्ट लायबल होगा, मेरी कंपनी लायबल होगी, ठीक है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जहाँ पे वन पर्सन इज हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्शन ऑफ अनदर, किसी और के एक्शन के लिए। सपोज उसने किसी को गलत बोल दिया, किसी कस्टमर को गलत बोल दिया, तो उससे कुछ नुकसान हुआ तो उसके एक्शन के लिए कौन लायबल होगा? मैं लायबल होगा, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है जहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होता है, लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप, गार्जियन और चाइल्ड रिलेशनशिप। किसी बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके जो पेरेंट्स होगा वही लायबल होगा। मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लॉस के वेरियस काइंड दिए हुए एग्जाम में, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। नेचुरल लॉस मतलब जो कि मॉरलिटी, रीजन और जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम। डिवाइन लॉ मतलब आपकी जो अलग अलग धर्मों में जो बुक्स दी हुई है उसे डिवाइन लॉ बोलते हैं। हिंदूज़ में हिंदू लॉ, इस्लाम लॉ, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। पॉजिटिव लॉ मतलब ऐसे लॉ जो कि लोगों ने द्वारा बनाई गई हैं, इंडियन पेनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सिविल लॉ मतलब जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट से डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ, फैमिली से रिलेटेड लॉ, मैरिज से रिलेटेड लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस से डील करता है, ऐसे लॉ को बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग या फिर किसी कंट्री की फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ऐसे लॉ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं उनसे डील करता है, ऐसे लॉ को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इंटरनेशनल लॉ मतलब जो दो कंट्रीज़ को गवर्न करता है आपस में, ऐसे लॉ को बोलते हैं दो नेशंस की रिलेशनशिप को शो करता है, ऐसे लॉ को बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ, लाइक यूएन ट्रीटीज, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज। अगर कोई कस्टम है, ठीक है, वो लोकल कस्टम है, उसको वैलिड कब मानेंगे, उसके क्या क्या असेंशियल्स हैं, ठीक है। तो कोई भी कस्टम है जो कि लोकल है और उसको वैलिड मानना है कि हम उसको माने या नहीं माने, ये कोर्ट चाहता है उसको माने या नहीं माने, तो कौन कौन सा असेंशियल है जिसको कोर्ट ध्यान रखेगा? वो जो कस्टम हो एंटीक होना चाहिए। एंटीक मतलब बहुत पुराना होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आना चाहिए। शाम को झाड़ू नहीं मारना है, ठीक है, तो ये बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और कंटिन्यूटी में फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल फॉलो किया फिर 3 साल तक वो कस्टम जो है गायब ही हो गया, लोग फॉलो करना बंद कर दिया, फिर से एकदम से नया सा आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में फॉलो होना चाहिए, अनब्रोकन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, फॉलोड इन कंटिन्यूटी, और रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए उसमें, ठीक है। रात में झाड़ू क्यों नहीं मारना चाहिए? भाई लक्ष्मी चली जाती है। क्यों लक्ष्मी चली जाती है? रात में झाड़ू मारने से क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग सारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मिट्टी का घर होता था, ठीक है, और लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, इतना उजाला नहीं होता था, लैंप यूज़ करते थे लोग, ठीक है, मिट्टी के तेल के थ्रू जला के यूज़ करते थे। तो रात में कई बार होता था कि छोटी सी कान की बाली या नाक की बाली या फिर कोई कॉइन गोल्ड का या चांदी का अगर गिर जाए तो रात में दिखाई नहीं देता तो झाड़ू लगा के कई बार होता था कि हम जो उसका जो कचरा होता था या फिर झाड़ू नहीं लगाते थे रात में, वो बाहर नहीं करते थे, सुबह देखेंगे उजाले में देखेंगे कुछ मिल जाए, ठीक है। तो रात में झाड़ू का जो कंसेप्ट है वो उस टाइम से नहीं होता था, बट आज के टाइम में क्या होता है, लोग ग्राउंड फ्लोर पे ना रह के लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी रहते हैं, बट लाइटिंग बहुत अच्छे से, तो वो कस्टम चला आता है कि लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं है, ठीक है, तो उस लक्ष्मी को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया कि हम रात को झाड़ू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रीजनेबल होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए कि हर लोगों को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि रात को झाड़ू नहीं लगाना है, ठीक है, शाम ढलने के बाद, ठीक है। और हर बंदा और कंसिस्टेंसी में हर लोग कंसिस्टेंट में फॉलो करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि कौन सा झाड़ू नहीं लगाना है, ठीक है। ये वाला लगा सकते हैं क्या, इस दिन लगा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं, कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। द पीपल मस्ट फॉलो इट एज अ राइट फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट बट शॉर्ट नोट द ओनरशिप इन द कॉमन और जॉइंट ओनरशिप। कॉमन और जॉइंट ओनरशिप में डिफरेंस बताना है, ठीक है। कॉमन ओनरशिप मतलब ऐसी ओनरशिप जहाँ पे आपका ईच ओनर के पास सेपरेट शेयर होता है, मतलब अपना अपना हिस्सा वो क्या कर सकता है, वो बेच सकता है जब चाहे। सपोज ए और बी ने लैंड खरीदा साथ में, ए के पास 60% हिस्सा, बी के पास 40% हिस्सा है, तो ए चाहे तो अपना 60% हिस्सा बेच के जा सकता है, बी चाहे तो अपना 40% हिस्सा बेच के जा सकता है। ऐसे ओनरशिप को बोलते हैं ओनरशिप इन कॉमन, मतलब टेनेंसी इन कॉमन।
बट जो जॉइंट ओनरशिप होता है, यहाँ पे कॉमन ओनरशिप नहीं होता, मतलब हिस्सा जो होता है डिवाइडेड नहीं होता, इक्वल राइट होता है। सपोज आप अगर किसी को, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ ए और बी ने एक हाउस ओन करते हैं जॉइंटली। अगर ए बंदा मर गया, ठीक है, तो बी ऑटोमेटिकली जो होगा वो उसका सोल ओनर बन जाएगा, मतलब एक ओनर तो चला गया, अब एक ही ओनर बचा, तो इसे कहते हैं जॉइंट ओनर। हाँ, राइट, देख चुके हैं ऑलरेडी। डबल कैपेसिटी एंड डबल पर्सनैलिटी नहीं देखा हमने। मेंस देख लिया, मेंसरिया नहीं देखा क्या? मेंसरिया देख लेते हैं यार, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, फर्स्ट सेम में पूछते हैं, सेकंड सेम में भी पूछते हैं, और रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेंसरिया मतलब तो गिल्ट माइंड। अगर आपको किसी का रॉन्ग डूअर प्रूफ करना है, किसी पर्सन ने गलत किया, तो सबसे पहले तो उसका इंटेंशन था गलत करने का। अगर उसका इंटेंशन नहीं था, गलती से अगर कुछ गलत हो गया तो उसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मेंसरिया मतलब नॉर्मली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पे मेंसरिया प्रूफ करना होता है, ठीक है, कि आपका जो मेंटल स्टेट था इंटेंशनली किया या फिर गलती से आपसे हो गया, ठीक है। तो मेंसरिया एक लैटिन फेरा होता है जिसका मतलब होता है गिल्ट माइंड, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट क्या है? अगर आपको मेंसरिया प्रूफ करना है तो इंटेंशन था आपका गलत करना, आपने डेलिबरेटली जानबूझकर कोई गलत काम किया है जिससे सामने वाले पर्सन को नुकसान हो जाए। आपको नॉलेज थी अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो सामने वाला पर्सन रॉन्ग काम है, ये गलत काम है और इलीगल काम है, सामने वाले पर्सन को नुकसान हो सकता है। आपने रेकलेसनेस शो की, आपने इग्नोर किया रिस्क को, आपको पता था रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है, इस रिस्क से सामने वाले पर्सन को नुकसान हो सकता है, ये फिर मेरे को खुद को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेकलेसनेस। आपने नेग्लिजेंस शो की, इसको भी क्या बोलते हैं? मेंसरिया का ही पार्ट होता है, ठीक है। हाउ द मेंसरिया प्रूव्ड इन द कोर्ट में आप मेंसरिया को कैसे प्रूव करोगे? आप डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू, कन्फेशन या फिर विटनेस के थ्रू शो कर सकते हो, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फैक्ट और बिहेवियर, उस सिचुएशंस को समझ के, हाउ क्राइम वाज कमिटेड, क्या इंटेंशन था, इंटेंशन को शो करते हुए, सर्कमस्टांस क्रिएट करते हुए आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, लीगल एंड प्रिजम्पशन के थ्रू, ठीक है। ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ डबल कैपेसिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द डबल पर्सनैलिटी। डबल पर्सनैलिटी देख लेते हैं। डबल पर्सनैलिटी मतलब ए पर्सन और एंटिटी कैन हैव टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो सकती है। मतलब एक कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एक नेचुरल पर्सन है, एक एज ए इंडिविजुअल भी है और लीगल पर्सन भी है, मतलब कंपनी का पार्ट भी है, ठीक है। तो डबल पर्सनैलिटी मतलब दो पर्सनैलिटीज़ है। सपोज एक डायरेक्टर है जो इंडिविजुअल एक इंसान है, ठीक है, बट कंपनी से रिलेट करता है, मतलब लीगल पर्सनैलिटी भी है। मतलब सपोज कंपनी में कुछ गलत हुआ तो उस डायरेक्टर को ही तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। कंपनी एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाहती है अपने नाम पे, बट कंपनी तो साइन कर नहीं सकती, उसकी भी आप पे कौन साइन करेगा? डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। बट जो डबल कैपेसिटी होता है, डबल कैपेसिटी मतलब होता है कि एक पर्सन दो कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, ठीक है। सपोज एक पर्सन जो होता है डॉक्टर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द हॉस्पिटल, या फिर एक प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेशनल डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल डॉक्टर भी है और एक एम्प्लॉय भी है, ठीक है। इसे कहते हैं डबल कैपेसिटी। सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और एक प्रोफेशनल भी है, इसे कहते हैं डबल कैपेसिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।